मेरी ज़िंदगी की 14 बहारें एक छोटे से गाँव से शुरू होती हैं। कच्ची मिट्टी के घर में ही मेरा ज़िंदगी का हर रंग गुज़रा है। मेरी ज़िंदगी का हर रंग खुशबुओं से रचा हुआ था। कच्चे रंग और सब्ज़ खेत और खुली फ़िज़ाओं के ये खेत सरसब्ज़ शादाब बहुत अच्छे लगते थे। मैं इन्हीं खुशियों में अपने रंग तलाश करती थी। रोज़ सुबह जब सूरज की किरणें खेतों में पड़ती थी और परिंदों की चहचहाएँ गूंजती थी, तो मैं अपनी सहेलियों के साथ खुशी-खुशी कुएँ से पानी भर कर लाती थी। कुएँ का पानी साफ़ और ठंडा था, जो गाँव की औरतें और लड़कियाँ बहुत मोहब्बत से लाती थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ कुएँ में पानी लाने के दौरान हँसती और कभी-कभी पानी की छींटे एक-दूसरे पर डालकर शरारतें करती थी। एक गाँव की लड़की की भला इससे ज़्यादा और क्या तफरीह हो सकती है। लेकिन सुबह जब मुझे देर हुई, तो मेरी सारी सहेलियाँ जा चुकी थीं। हालाँकि मैं सुबह सवेरे उठते ही मैं कुएँ की तरफ चली जाती थी। ये हमारे गाँव का वाहिद कुआँ था जहाँ से सभी पानी भरते थे। सुबह-सुबह जाने का मकसद ये होता था कि वहाँ पर मेरी तमाम सहेलियाँ आ जाती थीं और दूसरा गाँव की बड़ी ख़वातीन 12 बजे के बाद आती और फिर ये सिलसिला शाम तक चलता रहता। इसीलिए मैं और मेरी सहेलियाँ सुबह सवेरे निकल आती थी। कच्ची-पक्की सड़कों पर हम लोग तेज़ी से कुएँ की तरफ जा रहे थे कि अचानक चौधरी शोदाब मेरे सामने आ गया। तो मेरा साँस एक पल में ही रुक गया। चौधरी शोजाब अब्बा की उम्र का था, लेकिन अच्छी खुराक और कसरत ने उसे काफ़ी फिट रखा हुआ था। लेकिन चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ वाज़ेह होती थी, जिस पर उन्होंने मूंछों और बालों पे लगाकर छुपा के रखे हुए थे। सच कहूँ तो वो हर जवान लड़की को आते-जाते घूरता रहता था। मैं उसे नज़रअंदाज करके छुपकर वहाँ से जाना चाहती थी। मेरा दिल ऐसा था कि जैसे मैंने उसे देखा नहीं। जो ही मैं उसके पास से गुजरने लगी, एकदम वो अपने मूंछों को ताव देते हुए बोला, "ऐ लड़की, कहाँ जा रही हो?" तो मैं एकदम से मैं झिझकते हुए बोली, "मैं कुएँ से पानी लेने जा रही हूँ।" वो कहने लगा, "तुम्हें कुएँ पर जाने की क्या ज़रूरत? इतने नाज़ुक से तेरे हाथ-पैर हैं, वो तुम्हारा निकम्मा भाई किधर है? उसको बोलो कि वो जाया करे। वो शहर मज़दूरी ढूँढने के लिए गया होगा, घर पर होता तो वही जाता।" मैंने फटाफट जवाब दिया और वहाँ से जाने लगी, तो वो एकदम तेज़ी से बोले, "अरे क्या जल्दी पड़ी हुई है तुझे? थोड़ी देर रुक तो सही।" तो मुझे खौफ़ तो होने लगी, लेकिन मैंने उससे आहिस्ता से कहा, "असल में अम्मी बीमार हैं, तो मुझे जल्दी घर जाना है, वरना फिर कुएँ पर रश हो जाता है।" "ओहो! क्या हुआ तेरी माँ को?" उसके लहजे का मसनूईपन देखकर मुझे खौफ़ महसूस होने लगा था। तो मैंने उससे कहा, "उसे दमा है।" "ओह! अच्छा, अच्छा। अपने अब्बू को मेरे पास भेजना, मैं उसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास भिजवा दूँगा। मेरे होते हुए पैसों की फ़िक्र ना करना, समझी?" वो अजीब अंदाज़ में मुझे घूरता हुआ अपनी मूंछों को ताव देते हुए चला गया। तो मैं खुशी-खुशी तेज़ भागते-भागते मैं कच्ची सड़कों पर भागने लगी। लेकिन मैं अपने गाँव की कच्ची गलियों को दिल से चाहती थी। यहाँ हर तरफ कच्ची गलियाँ और कच्चे मकान थे। उन मकानों के आंगन में कभी कोई मुर्गी दौड़ती नजर आती, तो कभी बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए खेलते नजर आते। मैंने गांव के बड़े बरगद पेड़ को देखा, जो सालों से वहां खड़ा था। उसकी घनी छांव में कितनी ही नस्लों को अपने साए में पाला था। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंची, तो मेरी सहेलियां वहां पहले से ही मौजूद थी। वो सब पानी भर रही थी, तो मैं उन्हें देखकर खुश हो गई। वो एक एक कर पानी भर रही थी। मैंने कुएं के करीब बैठी अपनी सहेलियों से कहा, "सबसे पहले आराम से पानी भर लो, फिर आलूचे तोड़ेंगे।" तो वो कहने लगी, "हम तो नहीं तोड़ेंगे।" मैंने कहा, "क्यों?" तो कहने लगी, "वो देखो सामने चाचा बैठा है, वो पहरेदारी करने लग गया, उसको शक हो गया कि हम आलूचे तोड़ती हैं।" हम सब ने अपने अपने घड़े पानी से भरे और वहां से जाने लगी कि मैंने पलट कर देखा, तो मेरी खुशी की इंतहा न रही कि हमें जाता देखकर चाचा भी आहिस्ता आहिस्ता से वहां से जा रहा था। मैंने सरगोशी की, "चाचा तो जा रहा है।" मेरी बातें सुनकर हम सब एक दूसरे को शरारत भरी नजरों से देखने लगे और जैसे ही चाचा हमारी नजरों से ओझल हुए, हमने अपने घड़े एक तरफ रख दी और फौरन ही मोटे मोटे पत्थर उठाकर दरख्त के नीचे खड़े होकर एक को एक ताड़ कर पत्थर मारने लगी। पत्थरों के लगने से आलूचे नीचे गिर गए। जल्दी जल्दी हमने जमीन से उठाकर हमने एक जगह जमा कर दिए। सारे आलूचे जमा किए और करीब ही पानी में हमने आलूचे धोए। चट्टान पर बैठकर मैंने नमक मिर्च निकाला, जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। हर लड़की ने एक एक आलूचा लिया
और उस पर नमक डालकर खाना शुरू किया। खट्टे आलूचों का मज़ा और गपशप में वक्त का एहसास ही न हुआ। कुछ देर बाद जब सब आलूचे खत्म हो गए तो मैंने चश्मे के साथ बहते पानी में अपने पाँव और हाथ धोए। पानी ठंडा और शफाफ था जिससे मेरे पैरों को सुकून मिला। तो मैंने पानी के कुछ छींटे अपने मुंह पर मारे। फिर मैंने पानी से भरा घड़ा उठाया और अपनी सहेलियों के साथ घर जाने लगी और कहा, चलो चलो जल्दी चलो, मैं तो जा रही हूँ, मेरा घर तुम सबसे बहुत दूर है। मेरा बात सुनकर सब लड़कियां उठकर खड़ी हो गई। वापसी का रास्ता लंबा था लेकिन सहेलियों का साथ होने की वजह से ये सफर बहुत आसान हो गया था। कुएं से पानी भरकर जब हम लोग वापस घर पहुंचे तो अम्मी चाटी से मक्खन निकाल रही थी। मैंने फटाफट पराठा निकाला और मक्खन उसके ऊपर डाला और चाय का कप निकाला। मैं हमेशा यहाँ बैठकर नाश्ता करती थी। आज मुझे कुएं पर काफी देर हो गई थी, इसीलिए मैंने फटाफट नाश्ता करना शुरू किया। जब मैं कच्ची मिट्टी पर पानी छिड़कती तो उसके ऊपर बैठ जाती और उस पर झाड़ू लगाना बहुत आसान हो जाता। लेकिन ऐसे में कच्ची मिट्टी से आने वाली महक दिल करता बोतल में बंद कर दूं। ये मुझे बहुत पसंद था। इस आंगन में हमारी बचपन गुजरा था। आंगन की जमीन को साफ करती और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है। आंगन के बीचों बीच टाली का पेड़ था जिस पर मैंने पींग डाली थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं उस पर जाकर बैठी कि अचानक अब्बा घर पे तेज तेज कदमों से लौटे। अम्मी को ऊंची ऊंची आवाज में पुकारने लगे तो मैं एकदम चौंक गई। अम्मी फौरन किचन से बाहर निकली तो अब्बा ने उन्हें अपने पीछे कमरे में आने के लिए कहा। तो मैं हैरान हो गई कि आज अब्बा इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। मैं भी दबे कदमों उनके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन अम्मी की आवाज बुलंद हो गई और वो एकदम से बोली, ये नामुमकिन है, ऐसे कैसे होगा। तो अब्बा की आवाज भी बुलंद हुई और कहने लगे, तुम औरतों से मशवरा भी नहीं करना चाहिए, पाँव की जूती की तरह पाँव में रखना चाहिए। तो अम्मी एकदम से भड़क कर बोली, आप मुझे पाँव में रखें या सर में रखें, मैं आपकी इज्जत हूँ, जो चाहे सलूक करें, लेकिन याद रखें रानी मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसके साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। तो तुम भी याद रखो कि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मैं उसका बाप हूँ, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही फैसला करूंगा। तुम एकदम से दुखी लहजे में बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कुछ तो सोचो, कितना फर्क है उसकी उम्रों में, उसके बच्चे भी मेरी रानी से बड़े हैं। हाँ तो क्या हुआ, मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, जो तुम इतना बोल रही हो। क्या तुम्हारी और मेरी उम्र में फर्क नहीं था? आपकी और मेरी उम्र में फर्क जरूर था, लेकिन कम से कम आप मेरे बाप की उम्र के बराबर तो नहीं हो ना। तुम बिला वजह बहस नहीं करो, रानी खुश रहेगी और तुम्हारे निकम्मे बेटे का भी मुस्तकबिल बन जाएगा, उसके बारे में सोचो। तो क्या मैं बेटे की खातिर बेटी की बलि चढ़ा दूं? आप ही कमाल करते हैं। बेटा तो मर्द है, वो कुछ न कुछ करके अपने जोर बाजू पर जिंदगी गुजार ही लेगा, लेकिन बेटियां बहुत नाजुक और कमजोर होती हैं, उनकी किस्मत के फैसले करते वक्त बहुत सोचना चाहिए। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें रानी तक के लिए दूर दूर कोई रिश्ता नजर आ रहा है? तो बताओ, खानदान में जितने भी लड़कियां वो सब बेरोजगार हैं, क्या तुम वहाँ अपनी बेटी दोगी? आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम अपनी बेटी दोगी किसको, और तुमने अपनी बेटी के लिए क्या सोचा है? अरे अल्लाह की बंदी शुक्र अदा नहीं करती कि तुम्हारी बेटी को चौधरी ने पसंद किया, उसे चौधरान कहा जाएगा, और तुम्हारी बेटी गाड़ियों में घूमेगी, जेवरात से लदी रहेगी। अरे ऐसे नसीब भला गांव की लड़की के कहाँ होते हैं, तुम खुद सोचो। यहाँ तो चौधरी का किसी पर दिल आता है तो रातों रात वो लड़की घर से गायब हो जाती है। सब जानते हैं कि उसके साथ क्या होता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। चौधरी से टक्कर लेना कोई आसान बात है? अरे नाशुक्री औरत, तेरी और तेरी बेटी के तो भाग जागे हैं कि सामने से किसी ने रिश्ता मांगा, खुदा खास्ता कोई और हरकत नहीं की, वरना हम गरीब लोग तो उसके खिलाफ खड़े भी नहीं हो सकते थे। आप मुझे ये डरावे ना दे तो मेहरबानी होगी। वो खुदा तो नहीं है, हम और आपकी तरह वो एक आम सा आदमी है। माना कि उसके पास दौलत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसके बलबूते जिसको चाहे अपना गुलाम बना दे। अंदर अम्मी और अब्बू की बहस जारी थी। जब मैं अब्बू की बातें सुनकर कुछ कुछ तो समझ गई थी कि अंदर बात क्या हो रही है। गोया मेरा रिश्ता चौधरी ने मांग लिया था, जिसका मुझे हमेशा से डर था। मेरी सहेलियां कई बार कहती थी कि लगता है चौधरी की नज़र में तो आ गई है, क्योंकि कई बार उसने मेरी सहेलियों के सामने ही मेरा रास्ता रोककर मेरा हाथ थामने की कोशिश की थी। मैं 14 साल की थी, लेकिन 14 साल की लगती नहीं थी, क्योंकि लंबे बाल और कद मेरा बहुत बड़ा था।
तो इसीलिए अम्मी ने मुझे चुनरी के बजाय चादर लेने के लिए कहा। लेकिन मैंने और अम्मी ने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरा रिश्ता चौधरी मांग लेगा। मेरे लिए दरवाजे से बाहर खड़े होकर बातें सुनना मजीद मुमकिन नहीं था, तो मैं बकायदा अंदर चली गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने कितनी लंबी मुसाफत तय कर ली। मुझे रह रहकर अब्बा पर अफसोस हो रहा था कि वो मेरे भाई के मुस्तकबिल को देख रहे थे, लेकिन मेरे जज्बात और अरमानों की कोई फिक्र नहीं। बजाय उसको खरी खरी सुनाना, वो मेरा रिश्ता देने पर आमादा हो गए। कहीं आंसू चुपके से मेरी आंखों से निकल गए और गर्क हो गए। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे बारे में अब्बा ऐसी सोच रखते हैं। मेरे वालिद के साथ जो चौधरी को जमीनों की देखभाल करते थे, उनका ख्याल था कि अगर शादी चौधरी के गांव से हो जाएगी तो उनका रुतबा बढ़ जाएगा। चौधरी जो अब्बा का हम उम्र था, वो न जाने कब से मेरे पर नजर रखे हुआ था। वो मुझे पसंद करने लगा था। मेरे अब्बा को ख्याल आया कि चौधरी से रिश्ता करके वो एक बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन अम्मी का दिल इस फैसले से मुतमईन ना हुआ। लेकिन अब्बा को समझाने का कोई फायदा नहीं है, उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी चमकी हुई थी। इसलिए अम्मी ने अब्बा से बहस न की और चुपचाप उठकर कमरे से आ गई। मुझे रोता हुआ देखा तो मेरे सिराने आ गई, मेरे बालों पे हाथ फेरते हुए कहने लगी, तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? तो मैंने एकदम सर उठाकर अपनी अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, अब्बा जो बात उस वक्त सबके सामने कर रहे थे वो चौधरी से मुतल्लिक है ना? तो अम्मी ने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। अरे नहीं, वो किसी और की बात है। तो मैं एकदम से बोली, अम्मी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे समझ ना आए। मेरी सहेलियाँ चौधरी के मुतालिक सही कहती है। मेरी बात पर अम्मी एकदम से चौंकी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, क्या मतलब? तुम्हारी सहेलियाँ क्या कहती हैं? तो मैंने बताया, चौधरी ने मुझे रास्ते पे रोका और अजीबोगरीब बातें करते थे जो मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। तो मेरी सहेली ने उसी वक्त पेशन गोई की कि चौधरी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। उनकी बात देखो कैसे पत्थर की लकीर की तरह साबित हुई। तो अम्मी ने एकदम मुझे गुस्से से देखा और कहा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो आप क्या कर लेती अम्मी, अगर मैं आपको पहले बता देती? तो अम्मी ने नाराजगी से मेरी तरफ देखा। कम से कम मैं तुम्हें कुएं पर पानी भरने के लिए तो ना भेजती ना, मैं खुद चली जाती या कोई और इंतजाम करती। इसका मतलब उसने तुम पर नजर रखी हुई थी। जी अम्मी, तभी उसने मेरा रिश्ता भेजा है। तो अम्मी एक तरफ से मेरी तरफ देखी और परेशान होने लगी। फिर मुझे सारी बात पता चली। फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा, फिक्र ना करो, जो तुम्हारे अब्बा सोच रहे हैं मैं वैसा होने नहीं दूंगी। अम्मी, आप क्या करेंगी? अब्बा और भाई एक तरफ हैं और आप एक तरफ हैं। ये बात मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि इस घर में वही होता है जो हमेशा इस घर के मर्द चाहते हैं। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अम्मी एकदम से बोली, अल्लाह खैर करेगा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी खाला से बात करूंगी। वो क्या कर लेंगी भला? मैंने हैरान होकर अम्मी की तरफ देखा। तो अम्मी ने मेरी तरफ सोचती हुई नजरों से देखा और कहा, वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा, बस तुम परेशान नहीं होना और दुआ करो कि ये मुसीबत टल जाए। तो मैंने इंतहाई फिक्रमंद नजरों से अम्मी की तरफ देखा। चौधरी के साथ सारे मामलात तय करने के बाद अब्बा ने हमें बात बताई तो मेरी और अम्मी के कानों पर से जमीन ही उतर गई। अम्मी अब्बा की तरफ देखकर बोली, इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे कर सकते हैं? तो अब्बा ने अम्मी को इंतहाई चुपती हुई नजरों से देखा और कहा, ये हम मर्दों के फैसले हैं, औरतों को सिर्फ बताया जाता है, पूछा नहीं जाता। मेरे ख्याल में इतनी बात तुम्हारे लिए काफी होगी। अब जाओ, जाके अपने बेटी की जहेज की फिक्र करो, जो दिलाना है उसके लिए तुम तैयार करो और अपना मुंह बंद रखो, इससे में तुम्हारी भलाई है, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी अम्मी ने इंतहाई राजदारी के साथ खाला को फोन किया और उसे गांव आने के लिए कहा। मेरी खाला जो शहर में रहती थी वो गांव आ पहुंची, लेकिन वो जब घर आई तो अम्मी ने रोते हुए सारी बात बता दी। तो खाला हक्का बक्का रह गई। फिर अम्मी ने खाला से कहा कि मेरी बेटी को बचा लो। मेरे शोहर को तो जरा भी तरस नहीं आता, वो अपनी बेटी को उस बूढ़े के हवाले कर रहा है जिसकी पहले से 4 शादियां हैं। तो खाला ने कहा, किस कदर बुरे किरदार का मालिक है। और अम्मी ने कहा, गांव में किसी से छुपा नहीं है। तो खाला ने कहा कि वो हर हाल में मेरी मदद करेंगी, अगर कोई और रास्ता ना हुआ तो मेरा निकाह अपने बेटे से करवा देंगी। खाला की बात सुनकर अब्बी बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन खाला की बात कबूल कर दी और कहा कि यही मेरी जिंदगी को बचाने का वाहिद रास्ता है। खाला का बेटा तकरीबन मेरा हम उम्र ही था और उससे भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। आमिर ने फकर मुझे 1-2 बार ही देखा था।
मगर अपनी वालिदा की बात को समझते हुए उसने फौरन निकाह के लिए रजामंदी कर दी। अब अगला मरला मेरे निकाह का था और अम्मी चाहती थी कि किसी तरह अब्बा और भाई इस निकाह में ना शामिल हो। चुपके से मेरा निकाह हो गया, लेकिन ये सब गांव में रहकर होना नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ तो दीवारों के भी कान थे। और अब्बा ने जब से चौधरी के साथ बात मेरी पक्की किया और वो मुझ पर और अम्मी पर बहुत गहरी नज़र रखने लगे, तो खाला ने मुझे मशवरा दिया कि भाई साहब, इसके जहेज बनाने के सिलसिले में हमें शहर जाना पड़ेगा, तो इस बहाने से तुम रानी को शहर लेकर आ जाओ और हम वहीं निकाह कर लेंगे। अम्मी को खाला की तजवीज़ पसंद आई, तो अगले दिन अम्मी ने अब्बा से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं रानी के जहेज के लिए कुछ चीज़ें लेकर आऊँगी। मैंने राशिदा को भी इसीलिए बनाया, वो ज़रा इन कामों में अपना हाथ बटाएंगी। अब्बा ने खुशी खुशी अम्मी के हाथ पर एक अच्छी खासी रकम दी, तो अम्मी फटाफट मुझे और खाला को लेकर शहर आ गई। हम जब शहर पहुंचे तो खाला ने एक मौलवी का बंदोबस्त किया जो हमारा निकाह पड़ेगा। ये सब कुछ इतना खामोशी से किया गया कि अब्बा और भाई को शक भी ना हुआ। निकाह होते हुए मेरे हाथ और मेरी आवाज़ लरज रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दिया। मेरी अम्मी ने कहा, अल्लाह तुम्हें ये खुशियाँ मुबारक करे। मैं जो कुछ तुम्हारे लिए कर सकती थी मैंने कर दिया, बाकी अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। फिर वो खाला की तरफ बढ़ी, मेरी इकलौती बेटी है, इसका बहुत ख्याल रखना, अभी कम सन है, नादान है, इतनी समझदार नहीं है। तो खाला ने अम्मी को कहा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो, ये कौन सा गैर घर में आई है। अम्मी मुतमईन होगी। मेरे निकाह के फौरन बाद वो गांव की तरफ रवाना हो गई, जबकि अम्मी को अलविदा कहते हुए मेरा दिल धड़क रहा था। ये सारी सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। निकाह के बाद मैं आमिर और खाला के साथ चल पड़ी थी। मेरा मेरा दिल अब नए घर, नए रिश्तों के लिए धड़क रहा था। मैंने सोचा था कि अब मुझे ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत और सुकून मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं खाला के घर पहुंची तो मेरी ये खुशफहमी धीरे धीरे मायूसी में बदलने लगी। हम सब एक साथ ही घर में दाखिल हुए, लेकिन खाला का रवैया एकदम से बदल गया। वो आमिर को लेकर तेज कदमों से अंदर चली गई, जैसे उन्हें मुझसे तो कोई सरोकार ही नहीं है। वो शदीद गुस्से में बोल रही थी, मुझे क्या पता था कि मैं एक कंगली बहू उठा कर ले आऊंगी। अच्छे खासे पैसे आपा के पास थे, लेकिन मजाल है कोई ढंग की चीज दहेज में दियो, खाली हाथ बेटी हमें पकड़ा दियो। कुर्बानी का बकरा तो मेरा बेटा ही निकला। अरे भाई, इमरजेंसी में शादी की थी, कम से कम वो रकम ही पकड़ा दी। पूरे 1 लाख थे उनके पास जो उन्होंने भाई साहब से लिए थे, मगर मजाल है हवा लगने दियो। मेरे ससुर ने कहा, तुम चुप करके क्यों बैठी रही, तुम बोलती ना। तो खाला भड़क के बोली, मैं क्या कहती, मैंने सोचा था कि खुद ही कुछ ना कुछ हमें ना सही अपनी बेटी को तो देकर ही जाएगी, मगर वो तो अपनी बेटी हमारे मत्थे मंड कर 1 लाख अपने बगल में लगा कर ये जाओ वो जाओ, ऐसे थोड़ी कोई करता है। हमने अगर तरस खाकर उनकी बेटी को पनाह दे दी थी तो उन्हें ही कुछ सोचना चाहिए था। आजकल कौन खाली नेकी कौन करता है। खाला की आवाज़ मेरे दिल में तीर की तरह चुभने लगी। ये वही खाला थी जिन्होंने गांव में मुझसे हमदर्दी जताई थी, मोहब्बत के झूठे वादे किए थे, और अब ये उनकी असलियत थी। मैं बेयकीनी के आलम में उन्हें देख रही थी। मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। क्या मेरी माँ को पता था कि वो मुझे किस तरह घर में भेज रही हैं। खाला की बातों के बाद मैंने सोचा शायद नंदे मेरा सहारा बनेगी, लेकिन उनका रवैया भी सख्त था। ना मुझसे किसी ने हाल चाल पूछा और ना ही ये महसूस होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ। वो मेरे पास से गुजर गई जैसे मैं वहाँ पे मौजूद ही ना हूँ। मैं खड़े खड़े थक गई तो मैं बैठ गई। मुझे सास और नंदों से इतना गिला नहीं था जितना मुझे आमिर पर अफसोस था कि वो एक लफ्ज भी अपनी माँ और बहनों के सामने नहीं बोले। क्या वो भी यही सोच रहे थे जो उनकी माँ और बहनें सोच रही थी? अगर ऐसा है तो यहाँ मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? ये सोच सोच कर मैं हलकान होने लगी। दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। खाला खालू के तंजिया अल्फाज और नंदों का रवैया मुझे एक नई आजमाइश लग रही थी। मुझे उस कमरे में बैठे तकरीबन 2 घंटे हो गए थे। शदीद प्यास और भूख से मेरा बुरा हाल था, लेकिन किसी ने भी उस कमरे में जाकर मेरा पता ना किया तो मुझे घबराहट होने लगी। ये किस्म किस्म की जिंदगी शुरू हो गई है। ऐसी जिंदगी का तो मैंने तस्वुर ही नहीं किया था। अचानक मुझे अम्मी का ख्याल आया। हम दोनों माँ पर एक साथ ही एक अजीब सी आजमाइश उतरी थी, जहाँ मैं घर में होते हुए भी ऐसा लग रहा था खुले आसमान के तले आकर बैठ गई हूँ, और दूसरी तरफ अम्मी जो घर पहुंचेगी तो न जाने उनके साथ अब्बा क्या हाल करेंगे। ये सोचकर ही मुझे अजीब सा फील होने लगा और मैं अम्मी के लिए दुआएं मांगने लगी। जिससे निकाह करके घर में आई थी वो तो मुझे यहाँ लाने के बाद भूल ही गया था।
दिल चाहता था कि फ़ौरन वापस अम्मी के पास चली जाऊँ और उन्हें बताऊँ कि वो खाला जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा सहारा मानती हैं, मुझे उनके पास सौंप आई हैं। असल में तो वो हमारी खैरख्वाह थी ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस सूरत हाल का सामना करूँ। मैं भी कमरे में बैठी थी कि अचानक आमिर कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगे, यकीनन तुम्हें अम्मी की बातें सुन ली होगी। मैंने खिड़की से देख लिया था कि तुम बाहर खड़ी थी, लेकिन मैं उस वक्त उठकर बाहर नहीं आया था, ये सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं फौरन तुम्हारी तरफ आता तो अम्मी बहुत महसूस करती, इसीलिए मैं वहाँ पे बैठा रहा। एक बात याद रखना, अम्मी जो कुछ भी तुम्हारे हवाले से सोचती हूँ मैं वैसा बिल्कुल नहीं सोचता। तुम अम्मी की किसी बात का बुरा नहीं मनाओगी और आगे से कोई जवाब नहीं दोगी। बाकी मेरी तरफ से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारा हर तरफ से ख्याल रखूँ। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ तुम आज़ादी के साथ लेट और बैठ सकती हो। बस दुआ करो कि मेरी किसी अच्छी जगह नौकरी लग जाए तो मैं तुम्हें ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करवा देना। तुम अपना अलग आराम से रहना। तब तक अच्छी नौकरी का इंतज़ाम नहीं होता, तब तक सारी सिचुएशन को संभालना। मुझे उम्मीद है तुम मेरी अम्मी के रवैये से बददिल नहीं होगी। मैंने आमिर की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस तकलीफ दे माहौल में मेरा शौहर एक एहसास दिल वाला मालिक था। तो मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी शादी का भी दूसरा दिन ही था कि हमारे कमरे पर इंतहाई ज़ोरदार दस्तक हुई। मैंने फटाफट दरवाज़ा खोला तो सामने खाला खड़ी थी। मैंने फ़ौरन अपने सर पर दुपट्टा डालकर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब देने के बजाय मुझे गुस्से से कहा, ये क्या तुम दिन चढ़ सोती रही हो? ये ना करे, यहाँ नहीं चलेंगे, बाहर निकलो और काम करो, बल्कि सबसे पहले किचन में जाओ। तो मैं सर झुका के किचन में चली आई जहाँ पे गंदे बर्तन पड़े थे। मैंने फटाफट वो बर्तन धोए और फिर पूरा किचन साफ करने के बाद मैंने पराठे बनाए। मेरी नंदों को पराठे पसंद नहीं आए और खाला को मेरी चाय, जबकि ससुर और आमिर दोनों ही चुप रहे। खाला ने बहुत बातें सुनाई कि गाँव में रहकर खाना पकाना नहीं आता। मैं उनकी बातें सुनकर खामोश हो गई। अब तो ये मामूल का हिस्सा ही बन गई। मेरे किसी भी न किसी काम से नुक्स निकालना खाला का मशगला बन गया था। वो सुबह से शाम तक मेरे से हर काम लेती। वो बातों ही बातों में मेरे जहेज का जिक्र भी लेकर बैठ जाती। अक्सर मुझे हाथ से कपड़े धोते देती तो कहती, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें जहेज में मशीन लेकर देती तो आज तुम्हें हाथ पर कपड़े धोने ना पड़ते, तुम्हारा ही काम आसान होता है। तो खाला की इस बात पर मेरा दिल तड़प सा जाता और अचानक मुझे अम्मी बुरी तरह से याद आने लगती। जब से मेरी शादी हुई थी ना वो पलट कर आई और ना मैं वहाँ जा सकती थी। खुदा जाने वो किस हाल में होंगी। तो मैंने आमिर की मिन्नत की कि किसी तरह मेरी माँ का पता कर दे कि वो कैसी हैं। तो आमिर ने मुझे बताया, गांव में कोहराम मच गया था जब तुम्हारे अब्बा को मालूम हुआ कि तुम्हारा निकाह मुझसे हो गया तो वो गजबनाक हो गया और उन्होंने खाला को धमकी दी कि अगर वो मुझसे कोई राब्ता रखेंगी तो वो उनको तलाक दे देंगे तुम्हारी। तो मैं ये सारी बात सुनकर रोने लगी। ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। अब जीते जी ना वो मेरी शक्ल कभी देख सकती थी और ना ही मैं। इन सारे मसलों के बावजूद मैं जीने की कोशिश कर रही थी क्योंकि यही अब मेरी जिंदगी है। खाला और हालात जैसे भी हो जाए, आमिर मेरे साथ थे, लेकिन मैं ये बात नहीं जानती थी कि मेरा और आमिर का साथ बहुत मुख्तसर है। जहाँ वो नौकरी कर रहे थे उससे गुजारा करना बहुत मुश्किल था, लिहाजा वो एक दोस्त की तरफ से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्होंने ये सारी कोशिशें मुझसे छुपा कर रखी थी क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि कुछ भी हो जाए आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आमिर भी चले जाएं तो मेरा इस घर में कोई नहीं रहेगा। अभी तो खाला और नंदों की बातें इसलिए मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि आमिर मुझे तसल्ली देने के लिए मौजूद है। लेकिन दूसरे दिन मुझे पता चला कि आमिर का वीज़ा आ गया और वो बाहर जाने वाले हैं तो मैं टूट गई। मैंने उनकी बहुत मिन्नत की कि मैं दाल चटनी से गुजारा कर लूँगी लेकिन वो बाहर ना जाए, लेकिन आमिर ना माने। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, तुम्हारे लिए पैसा कमाना पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया ताकि मैं तुम्हें वो सारी आसाइशें दे सकूँ जो तुम डिज़र्व करती हो। मेरी अवलीन ख्वाहिश है कि तुम यहाँ से अलग हो जाओ, वरना सारी जिंदगी अम्मी तुम्हें टॉर्चर ही करती रहेंगी। तो मैं चुपचाप आंसू बहाती रही, लेकिन इसके बावजूद आमिर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर परदेश चला गया।
اب میں یہاں پر بالکل تنہا تھی۔ خالہ پہلے تو عمر کی وجہ سے تھوڑا سا جھجک جاتی تھی، لیکن اب تو ان کی زبان وہ انگارے نکالنے لگی تھی کہ میری روح تک جل جاتی تھی۔ میں نے کئی بار عامر سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن خالہ نے ہر بات کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے روک لیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی حالت کے بارے میں عامر کو بتاؤں۔ میں چپ چاپ اس گھر میں قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن کچن میں کام کرتے کرتے بے خیالی میں میرا ہاتھ جل گیا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میری چیخیں نکل گئی۔ میں بری طرح سے چیخ اور رو رہی تھی، لیکن میری ساس اور نند کچن میں نہ آئے، نہ ہی انہوں نے دیکھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ مجھے عامر بہت یاد آنے لگے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جبکہ صبر کر کر کے میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ لیکن خالہ اور میری نندیں عورت ہونے کے باوجود مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی۔ میں اپنے ہاتھ کو پکڑے پکڑے خالہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی دوائی دے دے، مجھے بہت شدید جلن ہے۔ تو خالہ نے میری طرف انتہائی نفرت سے دیکھ کر کہا یہ چونچلے کہیں اور کرنا، جاؤ جا کر کچن میں کھانا بناؤ۔ جبکہ تکلیف سے میری جان نکل رہی تھی، میں ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس تکلیف کی شدت سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بخار ہو گیا ہے۔ پورا جسم تپ کے انگارہ بن گیا تھا، لیکن میری ساس اور نندوں کو کوئی احساس نہ ہوا، نہ ہی مجھ پر رحم آیا۔ میں کچن میں کھڑی تھی، لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں کیسے کام کروں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری ساس کچن میں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہانڈی ابھی تک نہیں تیار ہوئی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تو میری ساس اور نندوں نے مجھے مل کر بہت مارا۔ میں روتے ہوئے انہیں بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں بہت جلن ہے، مجھ سے کام نہیں ہو رہا، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہ سنی اور مجھے بالوں سے پکڑا اور چھت پہ بنے کمرے میں گھسیٹ کر لے گئے۔ ان دونوں میں شدید گرمی تھی۔ خالہ دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ میں خالہ کی منت کر رہی تھی، مجھے باہر لے چلو، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، لیکن خالہ چلی گئی تھی۔ چھت کی اینٹیں گرم ہونے لگی، اتنی گرم ہو گئی کہ مجھے شدید پیاس لگنے لگی۔ مجھے تو کوئی پانی دینے والا تھا ہی نہیں اور نہ باتھ روم تھا۔ مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تو میں چیخنے لگی، بار بار خالہ خالہ کی آوازیں دینے لگی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ میری آواز ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ مجھے لگ بھگ یہاں 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ مجھے یقین تھا جب خالہ کا غصہ اترے گا تو وہ دروازہ کھول دیں گی، لیکن جب رات ہونے لگی تو میرے دل کو بھی کچھ ہونے لگا۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت اس قدر سندل کیسے ہو سکتی ہے۔ میں اللہ کے آسرے پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں خالہ کے لیے نرم ہونے کے لیے دعا کرنے لگی۔ میرا زخم خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ تکلیف دہ بن گیا تھا، لیکن اب میری کنڈیشن یہ ہو گئی تھی کہ اپنی ہی تکلیف پر میں آہ بھی نہیں بھر سکتی تھی۔ شام سے اگلی صبح ہو گئی اور مجھے امید تھی کہ اب دروازہ کھل جائے گا تو میں دوڑ کر سب سے پہلے پانی پیوں گی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ ان لوگوں نے مجھے کل سے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں دیا تھا۔ بھوک پیاس کے ساتھ میرے ہاتھ کی تکلیف بھی ناقابل برداشت ہو گئی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ باہر نکلنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اسی حالت میں مر جاؤں گی۔ میں بار بار امی اور عامر کو یاد کرتی تھی، کیونکہ میری زندگی میں یہ دونوں محبت کے ستارے تھے۔ اس کے علاوہ تو مجھے کسی سے محبت ہی نہیں ہوئی۔ میرے جسم میں طاقت ختم ہونے لگی اور حالت خراب ہونے لگی۔ میں بار بار اللہ سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں اللہ سے اپنی رہائی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس دوران مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ خالہ نے مجھے بند کر کے میری آزمائش کا راستہ آسان کر دیا۔ میرا ایمان، میری طاقت اور میری سچائی میرا خدا جانتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے آخری بار اپنے اللہ کو پکارا اور پھر نڈھال ہو کر میں نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اب آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی کہ کون آیا۔ اچانک میرے کانوں میں عامر کی آواز آئی، لیکن میرا ذہن تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور میرے بالکل سامنے عامر کھڑے تھے۔ مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں تو میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ عامر دوڑ کر میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگا کر بولے، شکر ہے اللہ کا کہ تم ہوش میں آ گئی۔ ان کی آواز سن کر میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ عامر واقعی میرے سامنے تھے۔ میں اللہ کی یہ قدرت دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑی، کیونکہ میرے اللہ نے میرے عامر کو میرے پاس بھیج دیا تھا۔ اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں رونے لگی تو عامر نے ایک دم مجھے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور میں ان کے سینے سے جا لگی۔ تو انہوں نے کہا، جتنا رونا ہے ابھی رو لو، اس کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھوں۔
ان کے الفاظ میرے دل پر کسی مرہم کی طرح لگ رہے تھے۔ میں فوراً تڑپ کر ان سے پیچھے ہٹی اور بولی، آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا تو پھر مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کے ساتھ ہر حال میں گزارا کر سکتی ہوں، لیکن مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیے۔ آپ نہیں جانتے میں نے آپ کے بغیر یہ وقت کیسے گزارا ہے۔ تو عامر بولا، میں سب جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے محلے کے ہمارے پڑوسی نے تم پر ڈھائے جانے والے ظلموں کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ تمہیں الگ سے پیسے بھیجوں گا اور تمہارا پوشن الگ کر دوں گا، لیکن اب مجھے لگتا ہے الگ ہو کر بھی تمہیں یہاں کوئی سکھ سے نہیں رہنے دے گا۔ جب مجھے پڑوسیوں کے ذریعے پتہ چلے گا کہ امی نے تمہیں چھت پر بند کر دیا تو میں نے زیادہ سوچنا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً ہی چھٹی لے کر چلا گیا تاکہ اس تکلیف دہ زندگی سے تمہیں نکال دوں۔ اب تم یہاں نہیں رہو گی بلکہ تم میرے ساتھ باہر چلو گی۔ میں نے سارا انتظام کر دیا، اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عامر کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرا دل لبریز ہونے لگا کہ بالآخر میرے صبر کا مجھے اچھا نتیجہ ملا تھا۔ میں اپنی ماں سے بھی ملنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے عامر کو بولا کہ پلیز آپ میری ایک بار ماں سے بات کروائیے۔ امی سے بات کی تو میں نے ابو سے معافی مانگی۔ میں نے بولا، بابا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو بابا نے مجھے اور امی کو معاف کر دیا۔ ہاں، لیکن بول رہے تھے کہ تم نے غلط کیا، تمہیں چودھری سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا، واقعی مجھے چودھری سے شادی کرنی چاہیے تھی یا جو میری شادی ہوگی اب وہی بیسٹ ہے؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔